हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 6। तो देखो फ्रेंड्स, हम ईवीएस की जो पहली 5 यूनिट है वो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है सेकंड सेमेस्टर के लिए आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो ये है हमारी यूनिट 6। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। ये यूनिट खुद में अपना एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। क्या नाम है इसका? नाम है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। अब देखो, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे का नाम क्या होता है, देखो एक एक करके समझते हैं। वैश्विक का मतलब क्या हुआ, यानी जो पूरे विश्व भर में होते हैं। पर्यावरण हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे। तो पूरे विश्व में जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है? मेरा फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन डाला इस हेडिंग के अंदर वो यही है। तो जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है, यानी किसी जगह का एक बहुत लंबे समय तक या फिर कुछ सालों में उसके औसत एवरेज मौसम कैसा है। और अगर जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है, यानी कि अगर किसी एक जगह का जो भी एवरेज मौसम है अगर उसमें बदलाव आ जाए तो उसी परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। अब अगर कोई आपसे पूछने लगे कि ये जलवायु परिवर्तन किस कारण की वजह से होता है तो आप बता सकते हो। पहला, जीवाश्म ईंधन। अब इस जीवाश्म ईंधन में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये तीनों चीजें आ गई। और भी आते हैं बट मैंने अभी आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिए। ठीक है, इनको जलाने से पृथ्वी के वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। अभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेस होती है सब ग्रीन हाउस गैसेस में आती है जो हमारी पृथ्वी पर तापमान बढ़ाती है। ठीक है, तो इनकी वजह से जो परिवर्तन आता है हमारी जलवायु में उसको बोल देते हैं जलवायु परिवर्तन। और कारण क्या होगा जलवायु परिवर्तन के, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी और महासागरों को गर्म कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तूफान के पैटर्न में बदलाव, समुद्र की धाराओं में बदलाव, बारिश में बदलाव, बर्फ पिघलना, अधिक चरम गर्मी की घटनाएं, आग और सूखा, ये ऐसी घटनाएं हो रही है। ठीक है, तो देखो मैं क्या बताती हूँ आपको। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये हमारे समुद्र और पृथ्वी को गर्म कर रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर और जितने भी महासागर है इनका टेम्परेचर रेज हो रहा है, इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे समुद्र का जो लेवल है यानी उसके अंदर पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तूफान के पैटर्न्स में बदलाव आ रहा है, यानी अलग अलग पैटर्न्स के तूफान आते हैं। आपने देखा होगा अभी मुंबई के अंदर कैसे कैसे अलग अलग तरीके के ताउते वाउते नाम के तूफान आए थे। ठीक है, और समुद्र की जो धारा है यानी उसके बहने का जो तरीका है, धारा है, उसमें बदलाव आता है। बारिश में बदलाव आ रहा है, बर्फ पिघलने लग रही है और अधिक एक बहुत ज्यादा लेवल की जो गर्मी है वो पड़ने लग गई है, गर्मी की घटनाएं होने लगी है, आग और सूखा ये होने लगा है। तो ये ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है हमारी जलवायु पर। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के कारण। देखो ऊपर तो मैंने आपको एक छोटी सी सेंटेंस के अंदर बता देता, अब इसमें मेनली 2 तरीके के कारण है। पहला है मनुष्यों के कारण, यानी हमारे इंसानों द्वारा जो हमारी हरकतें हैं उनकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो दूसरा है वो पर्यावरण यानी नेचुरल जो होता है प्राकृतिक कारण। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मनुष्यों के कारण, यानी हम इंसानों के द्वारा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है जंगलों की कटाई। तो मनुष्य जंगलों को काटकर उसके द्वारा कई तरह का लाभ उठाता है। हम क्या करते हैं, हम लोग जंगलों को काटते हैं, वहां पे अपने घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, तो हम उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और जंगलों को काटकर उनकी जो पेड़ों की जो लकड़ियां मिलती है उनसे हम अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हैं। जंगलों को काटकर जो नई मतलब उनसे जो मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम जंगलों से लेते हैं। इसके द्वारा मिली लकड़ी को सामान बनाने, जलाकर खाना बनाने, मकान बनाने आदि के काम में उपयोग करता है कौन? इंसान। हम मनुष्य जंगलों को काटते जा रहे हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा काम लेते हैं जंगलों से, उसकी लकड़ी को काटकर हम उनसे सामान बनाते हैं, जो फर्नीचर वगैरह बनता है हमारे घरों का। ठीक है, और जो जंगलों के पास में जो लोग रहते हैं वो उनकी लकड़ियों को जलाकर अपना खाना भी बनाते हैं, वहां पे लोग मकान भी बनाते हैं लकड़ियों से। नेक्स्ट है हमारा, जंगल के साफ हो जाने के बाद वह उस जगह पर कब्जा करके उसे खेती के लिए उपयोग करने लगता है कौन? इंसान, और उसमें मकान बना लेता है। वायु को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे अति आवश्यक है। इसके अलावा भी पेड़ पौधे बहुत काम आते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। तो देखो एक पॉइंट ये हो गया कि क्या करता है, पहले तो इंसान जंगलों से बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। ठीक है, फिर जंगलों को साफ करने के बाद उस पर कब्जा कर लेता है, खेती करता है और
उसके अंदर अपने मकान बनाता है वहां पर। देखो हवा को साफ रखने के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, ये सबको पता है। और इसके अलावा पेड़ पौधे जो है वो बहुत काम आते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी हमें इन्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारे कारखाने और अन्य प्रदूषण। देखो हमारी एक और हरकत हो गई जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कारखाने हो गए और प्रदूषण हो गए, यानी कारखानों के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है और जो हम अलग अलग तरीके से फैलाते हैं, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा, ये सब आ गए। ठीक है, तो कारखानों को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला माना जाता है क्योंकि इसके आसपास रहने से सांस लेना में मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वालों में वाहनों को भी लिया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सभी वायु प्रदूषण फैलाने में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो वायु प्रदूषण के कारक बनते हैं। वायु प्रदूषण से गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने से जलवायु में भी परिवर्तन होने लगते हैं। तो प्रदूषण कैसे जलवायु परिवर्तन में अपनी भागीदारी निभा रहा है वो मैंने अभी आपको बताया कि वायु प्रदूषण होने से गर्मी बढ़ जाती है और फिर ये जो गर्मी होती है ये जलवायु में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक कारण। देखो अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कुछ प्राकृतिक कारण। तो इनमें वो कारण है जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे जिसमें हम इंसानों का कोई भी रोल नहीं होता, हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना आदि। ये सब क्या होगा, प्राकृतिक कारण होगा। देखो भूकंप आता है, हम तो नहीं कहते भूकंप आ जाए या फिर हम तो भूकंप को नहीं ला सकते, ये नेचुरल इवेंट होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक कारण होता है जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन आता है। ज्वालामुखी फटने से उसमें जो लावा निकलता है ना, उसके किसी जल स्रोत में जाने या कहीं भी जाने से वहां प्रदूषण फैल जाता है और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण भी प्रदूषण ही है। तो ये एक कारण हो गया जलवायु परिवर्तन का। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया जलवायु परिवर्तन। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। देखो अगर किसी जगह की जो औसत जलवायु है, यानी बहुत लंबे समय से जो वहां पे मौसम चलता आ रहा है, जैसे मुंबई मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि वहां पे कभी सर्दियां नहीं पड़ती है, लेकिन अगर अचानक से वहां पर कभी जम्मू कश्मीर जैसी सर्दियां पड़ने लग जाए, वहां पे बर्फबारी पड़ने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां का जो तापमान है और वहां की जो जलवायु है उसमें एकदम से इतना ज्यादा बदलाव आ जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। तो ये जो टॉपिक था हमारा पूरा समझ आ गया होगा। जलवायु परिवर्तन का जो कारण होते हैं अलग अलग कारण से होता है। देखो वैसे मेन कारण जो है वो हमारा प्रदूषण है, जो हम प्रदूषण करते हैं उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दो तरीके से कारण बताए। पहला जो मनुष्य द्वारा जो हम करते हैं, जो हम मनुष्य प्रदूषण फैलाते हैं, जो हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पहले ये हो गया। दूसरा हो गया प्राकृतिक कारण। अभी देखो प्राकृतिक कारण में भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, सुनामी वगैरह ये सब आ गए। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक तापन। अभी वैश्विक तापन क्या होता है, देखो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ये एक टॉपिक है जो आपको अब समझना है, ग्लोबल वार्मिंग। तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह पर निरंतर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। अगर हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसकी सतह पर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा बढ़ती जा रही है। देखो आप लोगों को पता है CO2 हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हम CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम अब इतनी ज्यादा, देखो पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो तो कम ही होते जा रहे हैं। अब हम इंसानों की जो नंबर है वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा होती जा रही है, तो CO2 ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। और जब पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो बढ़ता है तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान सकारात्मक शुरुआत के साथ करना चाहिए। यानी देखो ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका जो हमें समाधान है वो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि उसका बहुत ज्यादा सकारात्मक इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट है पृथ्वी का बढ़ता तापमान विभिन्न आशंकाओं, देखो आशंकाओं का यहाँ पे मतलब है खतरों, ठीक है ना, तो विभिन्न खतरों को जन्म देता है। देखो अगर हमारा पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा खतरे उत्पन्न हो जाएंगे हम लोगों के लिए। साथ ही इस ग्रह पर जीवन का जो अस्तित्व है उसके लिए संकट पैदा हो जाएगा और यह स्थायी रूप से पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन उत्पन्न करता है। देखो अगर जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि तापमान हमारी पृथ्वी का ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये भी हमारी जलवायु परिवर्तन को पैदा करेगा, यानी हमारी जलवायु के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे और तथा इससे प्रकृति का संतुलन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। यानी हमारा जो नेचर का जो पूरा बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या होगा, अब ये जो बैलेंस है ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। पृथ्वी का जो हमारा मतलब पूरा नेचर का बैलेंस है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा,
फिर जिससे कि क्या होगा, अगर हमारी जो नेचर है वो बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, बड़ी बड़ी आपदाएं जो होती हैं वो घटित होती हैं, जैसे कि सुनामी आती है, चक्रवात आते हैं, भूकंप, ये सब जो होता है ये बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं जो होती है फिर घटने लगती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से मानव कारकों के कारण होता है, कि ये जो अभी ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है, तो ये हम इंसानों के कारण होता है। हम ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। देखो पहला तो होता है हम पेड़ काटते हैं, क्या पहला हम पेड़ काटते हैं, दूसरा हम पेड़ लगाते भी नहीं है, मतलब जितने हम काट देते हैं जंगल उतनी ज्यादा अमाउंट में हम पेड़ पौधों को नहीं लगाते हैं। तीसरा हम इतना ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, हम गाड़ियां चलाते हैं जिनकी वजह से पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जलने की वजह से इतना ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये मैंने कुछ कारण बताए, जिन हम इंसानों की हरकतें बताई, एक्टिविटीज बताई जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। औद्योगिकरण में ग्रीन हाउस गैसों का अनियंत्रित उत्सर्जन यानी कि प्रोडक्शन और जीवाश्म ईंधन का जलना ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है। औद्योगिकरण क्या होता है, देखो जो फैक्ट्रीज लगती जा रही है, इतने ज्यादा उद्योग लगते जा रहे हैं, वो हो गया औद्योगिकरण। तो इनमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज इनके अंदर अनलिमिटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जब इनमें काम चलता है, इन फैक्ट्रीज से जो निकलने वाला धुआं है उनके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन का जो जलना होता है, यानी कि कोयला जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, तो ये सब ईंधन जब जलते हैं तो इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस एंड जीवाश्म ईंधन का जलना। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सूर्य की गर्मी को वापस जाने से रोकता है, और ये एक प्रकार का प्रभाव है जिसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी के सतह पर तापमान बढ़ रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये हमारे वायुमंडल में सूरज की जो गर्मी होती है उसे वापस जाने से रोकता है, यानी कि उसे वापस नहीं जाने देता, उसे पृथ्वी के अंदर ही कैद करके रखती है। और ये एक प्रकार का प्रभाव होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। जैसे होता है ना, कांच का घर बना दिया, उसके अंदर फिर जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होती है वो वहीं तक ही रहती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती। तो यही हमारे पृथ्वी के साथ होता है, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ता चला जाता है, और फिर जब इसका तापमान बढ़ता है तो फिर ये जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत का क्षरण। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो ओजोन लेयर सबको पता है क्या होती है, ओजोन एक ऐसी परत होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, यानी हमारी पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर कंबल की तरह एक ऐसी परत, गैस की एक पतली सी ऐसी परत होती है जो हमारी पृथ्वी को घेरे रखती है और जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। सूरज की ऐसी पराबैंगनी किरणें जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, उन किरणों से हमें ये ओजोन लेयर बचाती है। तो ये मैंने आपको बताया ओजोन परत। और जब इस परत के अंदर छोटे छोटे छेद होने लग जाए, यानी कि इसके अंदर कमी आने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम ओजोन परत का क्षरण, ठीक है। तो ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रॉलैंड और मेरू मॉलिका ने 1973 में बताया। यानी सबसे पहले हमें ये किसने बताया कि हमारी जो ओजोन परत है उसके अंदर छेद होने लग रहा है, उसका क्षरण होने लग रहा है, ठीक है। तो वो सबसे पहले बताया था अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रॉलैंड ने और मेरू मॉलिका ने, ठीक है, 1973 में। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट कर सकती है। अब उन्होंने कारण भी बताया कि किस वजह से जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन किस वजह से हो रहा है, तो वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो ये जो थी हमारी ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही थी ये गैस। 1983 और 1984 में अमेरिकी उपग्रह, देखो उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट, ठीक है। तो 1983 और 1984 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस, उस सैटेलाइट का नाम क्या था, निम्बस, ने ओजोन परत का काफी नजदीकी से अध्ययन किया। और 1987 में शोध द्वारा, शोध का मतलब रिसर्च द्वारा, ये पता चला कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। और वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को जब्त कर लेता है। तो देखो मैं इसका सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। एक सैटेलाइट भेजी थी 1984 में, ठीक है ना, अमेरिका ने, जिसका नाम था निम्बस, स्पेस में भेजा गया था उसको, और उसको भेजा गया था ओजोन लेयर की स्टडी के लिए, ठीक है। तो उसने उसको काफी अच्छे से स्टडी किया और 1987 में रिसर्च में ये पाया गया कि जो क्लोरीन गैस होती है वो हमारी ओजोन लेयर को नष्ट करती है, खराब करती है। और वैज्ञानिकों ने इस बारे में ये भी बोला कि क्लोरीन का एक परमाणु, यानी क्लोरीन का जो एक परमाणु एटम होता है वो ओजोन के 1 लाख अणु, कितने, 1 लाख अणु, यानी इतने ज्यादा पार्टिकल्स को जब्त कर लेता है। तो आप देख रहे हो एक एटम इतने सारे पार्टिकल्स को अगर जब्त कर रहा है, खराब कर रहा है, तो क्लोरीन कितनी ज्यादा हार्मफुल है हमारी ओजोन लेयर की। और अभी मैंने आपको बताया था ओजोन लेयर कितनी हेल्पफुल है, वो हमें यूवी रेज से बचाती है और
यूवी रेज से बचाती है, तो और यूवी रेज हमारे लिए इतनी हार्मफुल होती है कि उससे स्किन कैंसर, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर क्यों इतनी ज्यादा यूजफुल है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है मानव निर्मित अनेक विनाशकारी गैसों के व्यापक प्रयोग द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो गया। देखो ये आप सब लोगों ने सुना होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वहां पर एक छेद हो गया है, ठीक है ना। और वो क्यों हुआ है? हम इंसानों द्वारा इतनी ज्यादा विनाशकारी गैसें जो है उनका प्रयोग किया जा रहा है। अब उसमें मैंने एक सबसे पहले आपको बता देती हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो सबसे पहले हमारे एयर कंडीशनर्स के अंदर, हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस यूज होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको इंग्लिश में CFC बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल थी, जिसकी वजह से ओजोन परत के अंदर छेद हुआ था। ये स्टडी में मिला था, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, CFC को रिप्लेस करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस वो यूज कर रहे हैं, HCFC गैस यूज कर रहे हैं। ये भी उतनी ही हार्मफुल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखो जरूरी है। मतलब अब लोगों ने इसको अपनी जरूरत समझ लिया है कि हम इनके बिना रह नहीं सकते। मतलब रिप्लेस तो किया, लेकिन कोई ऐसा अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिला। CFC को हटा के HCFC लगा दिया। मतलब है ये भी उतना ही नुकसानदायक, लेकिन वो हम बोल सकते हैं 19 to 20, मतलब कहते हैं ना 19-20 का जो फर्क होता है, बस वही फर्क है इन दोनों गैसेस में, ठीक है। तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन उत्तरदायी है। जो अंटार्कटिका पे जो वो छेद पाया गया था ओजोन लेयर में, उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो उत्तरदायी है। हमारे निकट जितने भी रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इन सब में ये जो गैस है ये इस्तेमाल की जाती है। अंटार्कटिका के अलावा ये जो असर है ओजोन गैस के ऊपर, जो छेद वाला, ये और भी जगह पर देखने को मिला है, कुछ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आएगा अंटार्कटिका के अतिरिक्त यह असर अन्य स्थानों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पर भी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे शफल कर लेना वर्डिंग्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अन्य जो है वो बाद में आएगा, असर पहले आएगा। नेक्स्ट है ये समस्या वन संपदा के अतिरिक्त मानवीय अस्तित्व के लिए भी घातक है। यानी कि अभी जो ओजोन गैस के अंदर छेद हो रहा है, अब ये जो समस्या है ये हमारे वन संपदा के साथ साथ, यानी जंगलों के साथ साथ हम इंसानों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर इतनी ही जल्दी उसका नष्ट होती रहेगी, इतनी जल्दी खराब होती रहेगी, तो उससे जो गैस, जो सूरज की जो किरणें होती है, जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा हार्मफुल होती है, अगर वो हम तक सीधी पहुंचेंगी तो लोगों का जीना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितने भी मतलब ये जो एयर कंडीशनर्स वगैरह होते हैं इनको यूज थोड़ा कम किया जाए। देखो मैं मानती हूँ कि हम यूज करना बंद नहीं कर सकते, आज के टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है, यूज करना ही पड़ता है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा कम यूज करें। देखो फ्रिज वगैरह हम बंद नहीं कर सकते, हम जिस चीज पे अपने कंट्रोल कर सकते हैं उसी पे करेंगे। तो हम AC वगैरह पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, बाकी तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अम्लीय वर्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ एसिड रेन क्या होती है, ठीक है। अब देखो समझो, ये मेरा एक बहुत बड़ा महासागर है, ठीक है। ये एक सूरज है, क्या है, ये एक सूरज है, और इसमें से जो है किरणें निकल रही हैं। अब जब ये सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी तो मेरा पानी भाप बन के ऊपर गया, ये बादल बन गया, वहां पर हुआ कंडेंसेशन, यानी कि संघनन की जो क्रिया होती है वो ही, ठीक है। तो ये भाप वहां पर जाके बन गया बादल, और इसमें से निकली मेरी बारिश, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल बारिश की वर्षा कैसे होती है, पूरा प्रोसेस हो गया। अब आप सोचो कि अभी बारिश हुई नहीं है, क्या कि अभी जो है बारिश हुई नहीं है, अभी मेरे वातावरण के अंदर बहुत ज्यादा गैसेज हैं। क्या है, बहुत ज्यादा गैसेज है। गैसेज भी कौन सी, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेज है, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ऐसी जो है गैसेज है। देखो सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये गैसेस मतलब ये गैसेस जो है वातावरण में घूम रही हैं। अब अगर जब बारिश होगी, ठीक है, तो क्या होगा, बारिश के साथ साथ ये जो गैसें हैं ये भी बारिश के पानी के साथ साथ नीचे पृथ्वी पे आएंगी, ठीक है। और ये जो बारिश हो जाएगी अब ये हो जाएगी एसिड रेन, बिकॉज ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये करेंगे एसिड का काम इस रेन के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एसिड रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। आई होप आपको ये पूरा जो एसिड रेन वाला कंसेप्ट था ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं, यानी बारिश में घुल जाते हैं। कैसे घुल जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसे अम्लीय बना देते हैं, यानी कि बारिश को एसिडिक बना देते हैं। और इस प्रकार जो वर्षा धरती की सतह पर होती है ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा जो है इसका शब्द युग्म का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक रॉबर्ट अंगस ने 1872 में किया था, यानी कि जो वर्ड है अम्लीय वर्षा, ठीक है, इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो किया था वो किया था वैज्ञानिक रॉबर्ट अंगस ने। कब, 1872 में।
जिसका शाब्दिक अर्थ था वर्षा के पानी में अम्ल की अधिक मात्रा, यानी कि वर्षा के पानी में एसिड की हाईएस्ट अमाउंट का प्रेजेंट होना, इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा, जिसको सबसे पहले यूज किया था वैज्ञानिक रॉबर्ट अंगस ने 1872 में। ठीक है, वर्तमान समय में अम्लीय वर्षा विश्व की एक पर्यावरणीय समस्या बनी हुई है। आज के टाइम पे ये जो एसिड रेन की एक प्रॉब्लम है, ये हमारी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अम्लीय वर्षा की समस्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा और नॉर्वे में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये ऐसे कुछ देश है जहां पर ये एसिड रेन की समस्या जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी है। आप लोग समझ गए होंगे। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का विनाशकारी प्रभाव है। तो ये अम्लीय वर्षा है ये क्यों होती है? जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका जो विनाशकारी प्रभाव है वो अम्लीय वर्षा है, यानी कि जब बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो जाता है तो तब जो बारिश होती है वो होती है एसिड रेन, और वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्योंकि देखो, अगर वो नीचे जमीन पे पहुंची, खेतों में पहुंचेगी तो उनसे वो फसलों में जाएगी, तो हमारी फसलों का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो बेकार हो जाएगा, यानी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और हमारी फसलें हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। आपने एक बात सुनी होगी, हमेशा आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा, साल की पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो जो रेन होती है वो एसिड रेन होती है। क्योंकि देखो, अभी पूरे 4 महीने गर्मी हुई है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकला है और हमारे पूरे वातावरण में इतनी ज्यादा गैसेज हो गई हैं हार्मफुल, और वो पहली बारिश थी जो नीचे धरती पर आई, तो वो सारी गैसेस उसके साथ मिलके आएंगे, तो वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल। अगर हम उसमें, आप लोग अगर उस बारिश में नहाते तो आपको थोड़ा बहुत स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को भी होगी और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के प्रकार। तो देखो, अम्लीय वर्षा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है गीली अम्लीय वर्षा, दूसरा होता है सूखी अम्लीय वर्षा। तो गीली अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब अम्लीय वर्षा बर्फ, धुंध एवं बारिश के रूप में होती है तो उसे गीली अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि अगर जो बारिश हो रही है वो बर्फ, धुंध या फिर बारिश के रूप में हो रही है, यानी पानी की बूंदों के रूप में हो रही है, तो उसको बोलते हैं गीली अम्लीय वर्षा, ठीक है। दूसरी हमारी सूखी अम्लीय वर्षा, ठीक है। जब ये जो अम्लीय वर्षा होती है ये प्रदूषक यानी कि धुएं या फिर धूल में मिलकर, ये जो अम्लीय यानी कि जो एसिड यानी गैस के जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एसिड रेन बनाते हैं, जिनकी वजह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो गैस के पार्टिकल्स है, अगर ये धुएं में मिलकर, धूल में मिलकर या फिर सूखे कणों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो उसको बोलते हैं सूखी अम्लीय वर्षा, उसको बोलते हैं ड्राई एसिड रेन, ठीक है। और इस प्रकार की जो बारिश होती है वो हमारी इमारतों के लिए, घर, पेड़ पौधे और हमारी स्मारक के लिए, यानी कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, इन सब के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इन सब पर इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण से संबंधित संगठन और सम्मेलन। ये जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर हम सब पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूरी दुनिया में ऐसे कौन से सम्मेलन जो थे वो किए गए। समिट आपने सुने होंगे इंग्लिश में, तो वो जैसे रियो समिट वगैरह थे और क्योटो प्रोटोकॉल्स वगैरह, हम ये सब पढ़ने वाले, जिनमें पूरे विश्व ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और उसको मतलब पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है ना, कुछ अहम कदम उठाए और कुछ नए नए जो है रूल्स बनाए। तो वो हम अब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पृथ्वी सम्मेलन। तो इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रियो डी जेनेरियो एक ऐसी जगह थी ब्राजील के अंदर जहां पे हुआ था, तो उसकी वजह से रियो सम्मेलन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, यानी जो उसका सबसे पहले आयोजन हुआ था वो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हुआ था 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। हालांकि इसका जो आधिकारिक नाम है, यानी कि जो इसका ऑफिशियल नेम है इस सम्मेलन का, वो है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में UNCED आंसर भी कहते हैं, ओके। तो एक ऐसा सम्मेलन है जो 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसकी वजह से खुद रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, और इसका ऑफिशियल नेम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और कई नई दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को जारी किया गया और कुछ नए संगठन जो है वो अस्तित्व में आए। यानी कि अब ये सम्मेलन क्यों रखा गया, ठीक है, यानी इस सम्मेलन का मेन मोटिव क्या था? तो इसका मेन मोटिव था जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड चर्चा करना, जैव विविधता जो होती है उससे रिलेटेड चर्चा करना, और सतत विकास को कैसे बनाए रखा जा सके, यानी कि चीजों को
जितने भी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं या फिर मैन मेड संसाधन भी जो होते हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिल जाए, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। ठीक है, तो इन मेन मुद्दों पर जो है चर्चा की गई और कुछ ऐसे नए दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो वो भी जारी किए गए और कुछ नए संगठन जो है वो भी बनाए गए इस सम्मेलन में। ये 1992 में 3 से लेकर 14 जून तक चला। ठीक है, और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ, यानी कि ये जो सम्मेलन था इसने बहुत ज्यादा पर्यावरण को जो है मतलब पर्यावरण पे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया कि पर्यावरण में बहुत ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा था उसको काफी हद तक कम करने में ये सक्षम रहा। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में 172 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि एवं जैव विविधता के संरक्षण आदि से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया। यानी कि इसके अंदर कितने देश थे? इसके अंदर 172 देशों ने जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है और जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए और ये जरूरी क्यों है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है रूपरेखा तैयार की गई। पहला, पर्यावरण और विकास कार्यक्रम पर रियो घोषणा, एजेंडा 21, वन प्रबंधन सिद्धांत, जैविक विविधता पर सम्मेलन जिसको CBD भी बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। तो ये जो 5 टॉपिक्स थे ये ऐसे एजेंडा थे जिनको इस शिखर सम्मेलन के अंदर जिन पे चर्चा की गई, इनको सम्मिलित किया गया, इनको तैयार किया गया। देखो मैंने ना फ्रेंड्स ये जो पूरा टॉपिक है ये काफी सुपरफिशियल कराया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, ज्यादा मैंने इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के अंदर सेपरेट पूछा जा सकता है। अगर कोई मुझे टॉपिक ऐसा लगता है कि जो आपके एग्जाम में सेपरेटली पूछा जा सकता है तो आप बेफिक्र रहिए, मैं उस टॉपिक को अपने तरफ से ही पूरा एक्सपेंड करा के पूरा डीपली आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक मुझे ऐसा नहीं लगे कि जो आपके लिए एग्जाम में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फिर भी मैंने आप पूरी कोशिश की कि आपको इतनी नॉलेज तो दे दूं किसी भी टॉपिक की कि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आप उसे अटेम्प्ट जरूर करेंगे। और हाँ, मैं इतना कंटेंट फिर भी दे रही हूँ कि आप इसको समझ के आराम से अपने एग्जाम में लिख सकें। तो आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है, ये नहीं सोचना कि दीदी ने तो सिर्फ इतना ही लिखवाया था हम इतना ही लिखेंगे। देखो मैंने समझा दिया है आपको, अब आप एक्सपेंड तो अपने आप कर सकते हैं ना थोड़ा सा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। और ये समझौता 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के समय किया गया था। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका उद्देश्य था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस ना बने और जलवायु तंत्र के साथ जो हम इंसान खतरनाक इंटरफेयर कर रहे हैं यानी कि हम जो जलवायु को इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं उसको रोकना। और ये समझौता तो था ये 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के साथ किया गया था, ये वाला समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 1994 में इसे लागू किया गया और वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC क्या है UNFCCC ठीक है कि वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता आ रहा है। अभी UNFCCC क्या है, इसकी फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको इंग्लिश में जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी UNFCCC है। ओके, तो जो इसकी बैठकें है इसकी वार्षिक बैठकें आयोजित होती आ रही है, यानी कि हर साल से इसकी एक बैठक होती है हर साल, और इसकी वार्षिक बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि हर साल में जो इसकी एक बैठक होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इंग्लिश में उसको COP को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैव विविधता पर कन्वेंशन। क्या है जैव विविधता पर कन्वेंशन? तो जैव विविधता पर कन्वेंशन जैव विविधता के संरक्षण को संबोधित करने वाली संधि है, यानी कि ये जो समझौता हुआ था, ये जो संधि हुई थी, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए हुई थी कि जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। 180 देशों से ज्यादा देशों ने इस पर साइन किया था, यानी इस संधि को अपनाया था, और इसकी स्थापना 1992 रियो सम्मेलन के दौरान हुई थी। और इसमें दो पूरक समझौते कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल है, यानी कि इसके अंदर दो समझौते और आते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। आप चाहो तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को गूगल से सर्च करके और ज्यादा डीपली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और सम्मेलन के इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जैविक विविधता या फिर जैव विविधता का संरक्षण, और इसके घटकों का सतत उपयोग कैसे किया जाए, और
आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा, यानी कि जो संसाधन है हमारे पास उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है और उनका बंटवारा कैसे किया जाए, न्यायसंगत बंटवारा कैसे हो उनका। ठीक है, तो ये 3 मुख्य लक्ष्य है जो इस हमारे कन्वेंशन के अंदर आते हैं, यानी कि ये कन्वेंशन इन मुद्दों के बारे में ज्यादा बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा जब आप लोग छोटे होंगे, मैं फिर भी आपको पढ़ाती हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतरराष्ट्रीय संधि है, यानी ओजोन परत से रिलेटेड ये हमारा प्रोटोकॉल है। ओके, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। तो अब ये संधि या फिर जो प्रोटोकॉल है इसे बनाया क्यों गया? तो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए, यानी बचाव करने के लिए और ऐसे तरीके निकालने के लिए जो ऐसे पदार्थों का उत्सर्जन रोक सके जिनकी वजह से हमारी ओजोन परत जो है वो क्षीण हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस संधि को बनाया गया है, जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। इसके अंदर ओजोन परत से रिलेटेड जो है हमारी ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो भी गैसेज या फिर जो भी पदार्थ हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है उन पदार्थों को कैसे रोका जाए, यानी कि उनके प्रोडक्शन को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो ये सब हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आता है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और 1 जनवरी 1989 में ये प्रभावी हुई थी, जिसके बाद इसकी जो पहली बैठक थी वो मई 1989 में हेलसिंकी में हुई थी। कब हुई थी? हेलसिंकी में हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 वाला, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य थे उन सब ने इस पर साइन किए थे और उन सभी ने ओडीएस को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, फोम ब्लोइंग, एरोसोल, सॉल्वेंट्स और अन्य उपयोगों में किया जाता है। देखो, ओडीएस जो है ये क्या है? ये ऐसी कुछ गैसेज हैं जिनका इस्तेमाल जो है रेफ्रिजरेट में, एयर कंडीशनर्स में, फोम ब्लोइंग, एरोसोल, सॉल्वेंट्स, इन सब में किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर तो मैंने आपको बताया था सीएफसीज वगैरह ये जो आती हैं और ये हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ओडीएस मेरे ख्याल से ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस होंगे जिनकी वजह से, मतलब ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारी ओजोन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि में से एक मानी जाती है, यानी कि ये एक ऐसी संधि थी जो बहुत ज्यादा सफल हुई। हर देश ने इसके ऊपर विचार किया और ओजोन लेयर को बचाने के लिए अहम कदम उठाए। तो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये भी एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेज GHG ग्रीन हाउस गैसेज की उपस्थिति को कम करना था। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल ये भी एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था जिसका मेन मोटिव था कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को रोकना और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की उपस्थिति को कम करना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का आवश्यक सिद्धांत यह था कि औद्योगिक राष्ट्रों को अपने CO2 उत्सर्जन की मात्रा को कम करने की आवश्यकता थी। क्योटो प्रोटोकॉल का जो सिद्धांत था फ्रेंड्स वो ये था कि जितने भी औद्योगिक राष्ट्र हैं, यानी कि ऐसे देश जिनमें उद्योग रिलेटेड, यानी कि जो ये ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह करते हैं चीजों का, तो उन देशों को अपने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन पर उन्हें मतलब कम करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, अगर कहीं उद्योग ज्यादा हो रहा है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उन देशों को जरूरत थी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो हैंडल करे कि वो अपने उद्योगों से ज्यादा गैसेस ना प्रोड्यूस करे। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये समझौता साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है तो आपको बोलना है साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियां। 2010 के बाद से प्रोटोकॉल के एजेंडे का जो उद्देश्य था वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर केंद्रित है, यानी कि 2010 से ये प्रोटोकॉल HCFCs को कम करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था HCFC जो होती है ये भी एक ऐसी गैस होती है जो CFC की रिप्लेसमेंट है। क्या है? CFC की रिप्लेसमेंट है और ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो अब इसके ऊपर ये जो पूरा प्रोटोकॉल है ये केंद्रित हो गया है कि इसको कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट है हमारा रामसर समझौता। अभी रामसर समझौता क्या होता है? तो रामसर समझौता आर्द्र भूमि पर किया गया एक अंतर संस्कारी समझौता। देखो, ये एक अंतर सरकारी समझौता।
ये कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं है, ये एक अंतर सरकारी समझौता है, ठीक है, जिसे साल 1971 में अमल में लाया गया था। अब ये आर्द्र भूमि क्या होती है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। अभी मैं नीचे आपको जब मेरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, आर्द्र भूमि क्या होते हैं, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये समझौता ईरान के शहर रामसर में संपन्न हुआ था, और रामसर शहर जो है ये कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर मौजूद है, ओके। भारत में इस समझौते को 1 फरवरी 1982 में अपनाया गया था। वे आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी कि वेटलैंड्स जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए, यानी कि वो ऐसी जगह, ठीक है ना, जहां पर बहुत ज्यादा यानी कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, जिसपे इंटरनेशनली जिस जगह का इस्तेमाल हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको रामसर स्थल घोषित कर दिया। क्या कर दिया, उस जगह का नाम रामसर स्थल कर दिया। रामसर समझौते का मकसद आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। आर्द्र भूमि मैंने आपको बोला था, नीचे मैंने ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया, ये वर्ड है क्या, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। भारत के 2 आर्द्र भूमि जो है वो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में दर्ज है, जिनमें राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मणिपुर राज्य में स्थित लोकतल झील है। ओडिशा में स्थित चिल्का झील को भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, देखो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें इंटरनेशनल, मतलब ये एक ऐसा इंटरनेशनल रिकॉर्ड है जिसके अंदर उन सभी वेटलैंड्स का जो है वो डाटा रखा जाता है जो पूरे मतलब अंतरराष्ट्रीय या फिर अपने देश के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे वेटलैंड्स का पूरा डाटा रखा जाता है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे इंडिया के भी 2 वेटलैंड्स जो वो आते हैं, जिसमें पहला तो जो राजस्थान में स्थित है जिसको बोलते हैं केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, और दूसरे जो मणिपुर में आता है जो कि है लोकतल झील। पहले ओडिशा में स्थित चिल्का झील को भी इसमें रखा गया था, लेकिन अब हटा दिया गया क्योंकि अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है यानी अब ये इतना ज्यादा काम का नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आर्द्र भूमि क्या होती है। देखो आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोलते हैं। ये एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ का पारितंत्र जो होता है एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो हर साल या फिर परमानेंटली किसी भी मौसम में जो पानी में डूबा रहता है या फिर यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, तो ऐसी जगह को बोलते हैं आर्द्र भूमि। देखो वेट का मतलब क्या हुआ, गीली, गीली, लैंड भूमि, ठीक है। तो जो हो गई मतलब गीली भूमि जो होती है उसको बोलते हैं वेट लैंड, और उसी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो ऐसी भूमि जहाँ पर साल के किसी मौसम में बहुत ज्यादा पानी होता है या फिर वो जगह पूरी पानी में डूबी हुई होता है, वहां का पूरा पारितंत्र, उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। और ये पौधे और जानवरों को बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है ये भूमि, तो इसलिए इसको इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि इनको बचाकर कैसे रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रासायनिक हथियार सम्मेलन। क्या है रासायनिक हथियार सम्मेलन? इसे मार्च 1992 में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। कब? 1992 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में। ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, यानी कि पूरी तरीके से रोक लगाती है। किसी भी विकास, उत्पादन, भंडारण, स्थानांतरण या रासायनिक हथियार के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। यानी कि ये जो संधि है ये कहती है अगर आप किसी भी ऐसे रासायनिक हथियार का विकास करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसका भंडारण भी यानी कि उसको जमा करके रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो ये उसको भी रोकती है। ये संधि एक तरीके से जितने भी केमिकल वेपन्स होते हैं ना, देखो उन सबको जमा करने से फिर बनाने से भी रोकती है। जैसे अभी लोग बोलते हैं कि चीन ने ये जो हमारे पूरे देश में कोरोना फैलाया ये केमिकल वेपन था, बिकॉज देखो इसमें किसी ने गोली बंदूक नहीं चलाई, तोपे नहीं चली, एटम बम कहीं यूज नहीं हुआ, ये एक ऐसा केमिकल था जिसे फैलाया गया दूसरे देशों में, तो इसको एक तरीके से केमिकल वेपन बोला जाता है। अगर आप लोगों ने न्यूज देखी हो, मैं किसी भी तरीके से किसी को भड़का नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, एक एज एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जनवरी 1993 में पेरिस में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके सदस्य की बात करते हैं, इसके 192 राज्य सदस्य हैं और 165 इस पर हस्ताक्षर करता है, यानी कि इसके इतने सदस्य हैं और इसके ऊपर इतने साइंस किए हुए हैं, इतने सारे देशों ने साइन कर रखे हैं। भारत ने जनवरी 1993 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कन्वेंशन प्रतिबंधित यानी कि रोकता है। अब ये जो कन्वेंशन है किन किन चीजों को रोकता है, तो रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण या फिर प्रतिधारण। देखो भंडारण या फिर प्रतिधारण एक ही वर्ड है, भंडारण यानी कि उनको इकट्ठा करके रखना, ठीक है। तो ये केमिकल वेपन्स का प्रोडक्शन करने से रोकता है ये कन्वेंशन हमें, ठीक है, और उनका भंडारण करने से भी रोकता है। रासायनिक हथियारों का स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे भी रोकता है। रासायनिक हथियारों के उपयोग करने को भी मना करता है ये कन्वेंशन हमें। और दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग युद्ध विधियों के रूप में करना, यानी कि ये हमें जो कन्वेंशन है ये हमें बोलता है कि जो दंगा नियंत्रण उपकरण होते हैं, यानी कि ऐसे उपकरण जिनसे हम दंगों को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि जो दंगे हो जाते हैं तो उनको हम युद्ध विधियों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे नहीं कभी भी मन उठाया कर लिया, ठीक है। तो ये कन्वेंशन हमें ये सब बोलता है। तो ये 4 पॉइंट्स मेन हो गए जो आपको समझ आ गए होंगे।
नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये जो कार्यक्रम है ये यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है, ये उन सबको नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है और इसके साथ ही इसके 6 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय यानी 6 देशों में भी इसके ऑफिस है। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसके पहले निदेशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1972 में इसके जो निदेशक थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका उद्देश्य जनादेश नेतृत्व प्रदान करना यानी कि जनता को, देशों को नेतृत्व प्रदान करना था, विज्ञान प्रदान करना, मुद्दों की एक ऐसी श्रृंखला पर समाधान विकसित करना था। यानी कि बहुत ज्यादा मुद्दे हैं और उनका सोल्यूशन करना इस कार्यक्रम का काम था कि अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते भी विकसित करता है, यानी कि जो संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते जो है इनको भी विकसित करता है, पर्यावरण विज्ञान को प्रकाशित और बढ़ावा देता है और ये जो संगठन है ये राष्ट्रीय सरकारों को पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि कोई भी ऐसे देश की सरकार है जो पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपने लक्ष्यों को, तो ये संगठन उनकी भी मदद करता है कि आप किन किन तरीकों से अपने देश के पर्यावरण मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है, मतलब जो मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रही थी वो है साइट्स, CITES। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति के लोकप्रिय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ये एक ऐसा कन्वेंशन है। ठीक है। तो वन्यजीव, तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक फॉल्ट हो रखा है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रखी है, यहाँ पर साइट्स आएगा, साइट्स वन्यजीव। ठीक है ना। साइट्स वन्यजीव एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ये क्या है? ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा जो जंगली जानवर है, पौधे हैं, इनका अस्तित्व और जो इनकी जीविता है यानी कि इनका जीवन जो खतरे में जा रहा है, इस पर खतरा ना हो, इनके जीवन पर खतरा ना हो और इनके अस्तित्व पर खतरा ना हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा। ठीक है ना। और इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसके आधार पर प्रजातियों को 3 कैटेगरी यानी कि वर्ग में बांटा गया। अब वो 3 कैटेगरी जो वर्ग क्या क्या वो बता देती हूँ आपको। पहली है, इसमें लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल है जिन्हें व्यापार से अधिक खतरा है, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो पहले लुप्त हो चुकी हैं या फिर लुप्त होने का खतरा है, उन्हें व्यापार से बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि देखो अगर जंगलों वंगलों को ज्यादा काटा जाएगा फिर कुछ भी, तो उन लोगों को ज्यादा खतरा है। दूसरा है ऐसी प्रजातियां जो व्यापार के सब तरीके से लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी भी तरीके से व्यापार किया जाए, लेकिन ये ऐसी प्रजातियां हैं जो हर तरीके से लुप्त हो ही जाएंगी, यानी कि ये आ सकती हैं उसकी श्रेणी में, उस कैटेगरी में आ जाएंगी कि हाँ इन्हें लुप्त होने का खतरा है। तो इसमें कैटेगरी 2 आ जाती है। एंड कैटेगरी 3 में आता है, इसमें ये प्रजातियां शामिल आती है जिनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। देखो क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा इसके अंदर व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इसमें, जिसमें प्रजातियों का जो होता है मतलब कि जंगलों से रिलेटेड कुछ इसके अंदर व्यापार किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में नई नई जो प्रजातियां होती है उनका ले जाना कुछ भी। ठीक है। तो अगर इसके अंदर हमारी जो कैटेगरी 3 है इसके अंदर ऐसी प्रजातियां आती है जिनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्ष को, यानी कि जो दूसरे पक्ष होते हैं उनको अपना सहयोग देना पड़ेगा। यानी कि अगर वो दूसरे पक्ष अपना सहयोग नहीं देते हैं इसके व्यापार में, तो ये जो प्रजातियां हैं ये भी खत्म होने की श्रेणी में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये जो मेरी वीडियो थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।